गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों। पिछली कक्षा में हम लोग मनोविज्ञान के बारे में जो बेसिक चीजें सीखे थे उसके बारे में एक बार रिकैप करते हैं, एक बार उसका पुनरावृत्ति करते हैं, आगे फिर देखते हैं। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं प्रथम प्रयोगशाला के बारे में जो 1879 में बनाया गया था। विलियम उंट जो जर्मनी के लीपजिग विश्वविद्यालय में 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगात्मक प्रयोगशाला एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी की स्थापना की। इस घटना ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा से अलग करके एक स्वतंत्र वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित किया। उंट को अक्सर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं विलियम उंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान चेतना से व्यवहार तक का सफर तय किया है। प्रारंभिक मनोविज्ञान का केंद्र चेतना था, जिसका अध्ययन अंतरावलोकन यानी इंट्रोस्पेक्शन विधि से किया जाता था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जेबी वाटसन के नेतृत्व में व्यवहारवाद का उदय हुआ। वाटसन ने व्यवहारवाद के अध्ययन पर बल दिया, जिसका वस्तुनिष्ठ अवलोकन और मापन संभव था। इसने मनोविज्ञान को मन से व्यवहार विज्ञान में बदल दिया। प्रकार्यवाद और अनुकूलन। विलियम जेम्स, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने प्रकार्यवाद दृष्टिकोण का विकास किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मन क्या करता है, न कि मन किससे बना है। उनका मानना था कि मनोविज्ञान का अध्ययन इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि लोग अपने पर्यावरण से अनुकूलन करने के लिए कैसे सोचते और व्यवहार करते। अचेतन का रहस्योद्घाटन। सिगमंड फ्रायड ने मनोगतिशीलता की शुरुआत की, जिसने अचेतन मन के महत्व पर बल दिया। फ्रायड ने सुझाव दिया कि हमारे अधिकांश व्यवहार और अनुभव, जिसमें मानसिक समस्याएं भी शामिल है, अचेतन इच्छाओं, संघर्षों और प्रारंभिक बचपन के अनुभवों से निर्धारित होते हैं। इस विचार ने मनोविज्ञान के क्षेत्र को पूरी तरह से बदल दिया। अब हम देखेंगे भारतीय संदर्भ में विकास। कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1916 में मनोविज्ञान का पहला विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी स्थापित किया गया था। डॉक्टर एन सेनगुप्ता ने भारतीय मनोविज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख मनोवैज्ञानिकों द्वारा परिभाषाएं। मनोविज्ञान के बारे में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से इसे परिभाषित किया है, जिसमें से कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा का हम अध्ययन करेंगे। आर.एस. वुडवर्थ। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। वहीं पे वाटसन का कहना है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। विलियम मैकडूगल कहते हैं कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। गार्डनर मर्फी के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। आधुनिक और व्यापक परिभाषा। वर्तमान में मनोविज्ञान के सबसे व्यापक रूप में स्वीकृत परिभाषा वह है जो व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं दोनों को शामिल करती है। मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। यह परिभाषा दर्शाती है कि मनोवैज्ञानिक निम्नलिखित का अध्ययन करते हैं। किसका मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है? तो व्यवहार का। व्यवहार में वे सभी क्रियाएं आती है जिन्हें देखा और मापा जा सकता है, जैसे चलना, बोलना, दौड़ना, प्रतिक्रिया देना, ये सब व्यवहार। मानसिक क्रियाएं क्या है? तो मानसिक क्रियाएं अदृश्य होती है, आंतरिक होती है।
अनुभव जैसे सोचना, महसूस करना, याद करना, निर्णय लेना और सपना देखना, ये सब मानसिक क्रियाएं। मनोविज्ञान की प्रमुख विशेषता। व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो प्राणी, मनुष्य और पशु दोनों के व्यवहार का अध्ययन करता है। अगर मनोविज्ञान की आधुनिक परिभाषा के अनुसार बात किया जाए तो मनोविज्ञान वह है जिसमें मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी इत्यादि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं बल्कि जानवर और पशु पक्षी के भी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन वैज्ञानिक विधियों जैसे अवलोकन, प्रयोग, सर्वेक्षण का उपयोग करके किया जाता है ताकि निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीकों से तथ्यों को एकत्रित किया जा सके। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। व्यवहार के साथ साथ मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। मानसिक प्रक्रियाओं की अनुभूति शामिल है जैसे संवेदन, अवधान यानी अटेंशन, अवधान को ध्यान भी कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, सीखना, सोचना और समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अनुभव का समावेश। मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन अनुभव के माध्यम से करता है। मनुष्य अपने वातावरण से जो भी अनुभव प्राप्त करता है, मनोविज्ञान उसे समझने और विश्लेषण करने पर जोर देता है। समायोजन पर ध्यान। फोकस ऑन एडजस्टमेंट। मनोविज्ञान इस बात का भी अध्ययन करता है कि प्राणी अपने वातावरण के साथ समायोजन कैसे करता है। यह समझने में मदद करता है कि लोग किस प्रकार परिस्थितियों के अनुकूलन होते हैं या उसमें बदलाव लाते हैं। प्राणी, मनुष्य और पशु का अध्ययन। मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी शामिल है क्योंकि पशुओं के व्यवहार का अध्ययन भी मानव व्यवहार को समझने में सहायक होता है। लक्ष्य। मनोविज्ञान के मुख्य 4 लक्ष्य होते हैं। पहला, वर्णन। वर्णन, व्यवहार को समझना और उसका वर्णन करना। दूसरा, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, व्यवहार क्यों हो रहा है, इसके कारणों की व्याख्या करना। भविष्यवाणी, किसी विशेष परिस्थिति में व्यवहार कैसा होगा इसका पूर्वानुमान लगाना। नियंत्रण या परिवर्तन, सकारात्मक बदलाव लाने के लिए व्यवहार को प्रभावित या नियंत्रित करना। संक्षेप में मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसका उद्देश्य यह समझना है कि प्राणी अपने वातावरण के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। मनोविज्ञान की नेचर क्या है, प्रकृति क्या है? तो मनोविज्ञान की प्रकृति मुख्य रूप से वैज्ञानिक और व्यवहारिक दोनों है। इसे निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला, मनोविज्ञान की प्रकृति। मनोविज्ञान एक विज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह अपने अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करती है। व्यवस्थित ज्ञान, यह तथ्यों को व्यवस्थित तरीके से एकत्र करता है। अनुभवजन्य, यह अनुभव और अवलोकन पर आधारित है, न कि केवल दर्शन या अटकलों पर। वस्तुनिष्ठता, यह कोशिश करता है कि अध्ययन के निष्कर्ष व्यक्तिनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ हो। आगे है कार्य कारण संबंध। यह व्यवहार के पीछे के कारणों जैसे उद्दीपक, प्रतिक्रिया और उनके व्यवहारों की खोज करता है। सत्यापन और सार्वभौमिकता, वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्राप्त परिणामों को सत्यापित किया जा सकता है और इसके कुछ सिद्धांत सभी देशों और समयों में लागू होते हैं। विधायक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस। मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। इसका अर्थ है कि यह इस बात का अध्ययन करता है कि व्यवहार क्या है, न कि यह कि व्यवहार क्या होना चाहिए। यह मानव व्यवहार का निष्पक्ष रूप से वर्णन और व्याख्या करता है। यह किसी व्यवहार को अच्छा या बुरा कहकर कोई नियामक निर्णय नहीं देता बल्कि केवल उसका अध्ययन करता है। सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान का समन्वय। मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि यह मुख्य रूप से मानव व्यवहार और सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। साथ ही यह एक प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस भी है। इसके करीब आता है क्योंकि यह मानसिक और शारीरिक क्रियाओं को समझने के लिए तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, ज्ञानेंद्रियों और जैविक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है।
क्योंकि मनोविज्ञान केवल सैद्धांतिक ज्ञान का संग्रह नहीं बल्कि यह एक व्यवहारिक विज्ञान भी है। यह अपने सिद्धांतों और नियमों का उपयोग मानव जीवन की व्यवहारिक समस्याओं जैसे मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, अपराध को हल करने में करता है। उदाहरण के लिए नैदानिक मनोविज्ञान, क्लिनिकल साइकोलॉजी में मानसिक विकारों का उपचार करना। संक्षेप में मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह वैज्ञानिक विधि का उपयोग करता है, यह विधायक है क्योंकि यह व्यवहार को निष्पक्ष रूप से देखता है, और यह व्यवहारिक है क्योंकि यह मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करता है। अगला टॉपिक है हमारा मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्य क्या है। मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य मानव और अन्य जीवों के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं को समझना, उनकी व्याख्या करना और उसमें सुधार करना है। मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्यों को 4 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला मुख्य उद्देश्य है व्यवहारों का वर्णन, डिस्क्रिप्शन। पहला उद्देश्य मानव और पशुओं के व्यवहारों का सटीक ढंग से पहचानना और उसका वर्णन करना है। इसमें यह देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थिति में क्या कर रहा है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के क्रोध, खुशी, डर या तनाव जैसी भावनाओं का बारीकी से विश्लेषण करना, इसका उत्तर क्या हुआ होता है। व्यवहार की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। दूसरे उद्देश्य यह पता लगाना है कि कोई व्यवहार क्यों हो रहा है। वैज्ञानिक सिद्धांतों और शोध के आधार पर किसी विशेष व्यवहार के कारणों और मूल प्रेरक शक्तियों को समझा जाता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति किसी विशेष चीज से डर क्यों महसूस करता है या तनाव में क्यों रहता है, इसके पीछे के जैविक, सामाजिक या व्यक्तिगत कारणों की खोज करना तथा इसका उत्तर क्यों हुआ होता है। अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से परेशान है और वो ये सोचता है कि हमें ना टीचर मतलब उतने अच्छे से प्यार नहीं करते हैं जितना कि दूसरे बच्चे को करते हैं, दूसरे बच्चों की समस्याओं को सुनते हैं। घर पे अगर जाके बच्चे इस तरह का कंप्लेन पेरेंट्स से करे तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि उनका बच्चा तनाव में है और उनसे क्या पूछेंगे, बच्चे से पूछे। एक सवाल ही तनाव को दूर करता है। पेरेंट्स को क्या चाहिए, बच्चे से पूछना चाहिए कि आखिर सर ऐसा क्यों करते हैं, दूसरे बच्चे को क्यों ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरा बच्चा वो कौन सा गुण है। तो इस तरह से बच्चा सोचने पे मतलब वो जो उसका ये तनाव है कि टीचर हमें पसंद नहीं करते हैं, टीचर हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, तो उस पर से दिमाग उसका हट करके जाएगा कि आखिर दूसरे बच्चे को ऐसा टीचर पसंद क्यों करते हैं। तो पता चलता है कि हाँ, बच्चा अपना होमवर्क अच्छा से करता है या क्लास में शांत रहता है। तो इस तरह से मतलब उसके माइंड को क्या किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है और इस प्रकार उसके तनाव को भी दूर करने में उसकी मदद की जाती है। व्यवहार की भविष्यवाणी। तीसरा उद्देश्य अनुमान लगाना है कि भविष्य में या किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करेगा। एक्सप्लेनेशन, इसमें यह व्याख्या से प्राप्त ज्ञान पर आधारित होता है। यदि हमें कारण पता है तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि समान परिस्थिति में व्यवहार कैसा होगा। उदाहरण, परीक्षा के समय छात्रों के तनावग्रस्त होने की संभावना का अनुमान लगाना या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर उसके सामाजिक व्यवहार की भविष्यवाणी करना। इसका उत्तर क्या हो सकता है, होता है व्यवहार का नियंत्रण या सुधार। चौथा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ज्ञान का उपयोग करके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसका अर्थ है कि नकारात्मक या अवांछित व्यवहार को रोकना या कम करना और वांछित एवं सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना। मनोचिकित्सा और परामर्श इसी उद्देश्य के तहत आते हैं। उदाहरण, चिंता, अवसाद या किसी फोबिया, डर के लक्षणों को कम करने के लिए उपचार प्रदान करना या किसी व्यक्ति के सीखने की क्षमता को बेहतर बनाना। इसका उत्तर हम इसे कैसे बदल सकते हैं होता है। संक्षेप में, मनोविज्ञान का लक्ष्य मानव मन और व्यवहार को समझना, वर्णन और व्याख्या करना और उस समझ का उपयोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए भविष्यवाणी और नियंत्रण या सुधार के लिए करना है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु, इसके कुछ मुख्य विषय वस्तु है जिसमें है बुद्धि, इंटेलिजेंस या मानसिक क्षमता का अध्ययन है, जिसमें व्यक्ति की समस्याओं को हल करने, सीखने, तर्क करने और पर्यावरण के अनुकूलन होने की क्षमता शामिल है। विभिन्न प्रकार के बुद्धिमत्ता परीक्षण और इसके विकास का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है स्मृति, मेमोरी। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जानकारी को एनकोड किया जाता है, संग्रहित किया जाता है और बाद में
पुनर्प्राप्त किया जाता है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति के प्रकार, उन्हें प्रभावित करने वाले कारक और याददाश्त में सुधार के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। विस्मृति, फॉरगेटिंग, इसे भूलना भी कहते हैं। यह स्मृति की विफलता का अध्ययन है। इसमें यह पता लगाया जाता है कि लोग जानकारी क्यों भूल जाते हैं। विस्मृति के सिद्धांत जैसे हस्तक्षेप, क्षय क्या है और इसका व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है मनुष्य प्रेरणा, ह्यूमन मोटिवेशन। इसमें उन आंतरिक और बाहरी शक्तियों का अध्ययन किया जाता है जो व्यवहार को निर्देशित और सक्रिय करती। आवश्यकताओं, इच्छाओं, लक्ष्यों और ड्राइव का अध्ययन किया जाता है जो मानव क्रियाओं को संचालित करते हैं। इसके बाद है लर्निंग, सीखना। यह अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें अनुकूलन, अवलोकन से सीखना और संज्ञानात्मक सीखने के सिद्धांत शामिल है। रुचि और अभिक्षमता। रुचि व्यक्ति की किसी गतिविधि या विषय के प्रति पसंद और झुकाव का अध्ययन है। अभिक्षमता या क्षमता किसी विशेष कार्य को सीखने या सफलतापूर्वक करने की जन्मजात या अर्जित क्षमता का अध्ययन। ये दोनों व्यावसायिक मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। अब ये पर्सनालिटी जो शब्द है पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। जैसे आप लोग जब बचपन में नाटक देखे होंगे तो देखे होंगे कि व्यक्ति का चेहरा कुछ अलग होता है, लेकिन जिसका वो पात्र बना हुआ है, जैसे रावण अगर बना हुआ है तो उसके चेहरा पे रावण का मुखौटा होता है। या कोई व्यक्ति शेर बना हुआ है तो वो शेर का खाल ओढ़े हुए रहता है, उसका मुखौटा किस चीज का होता है? शेर का होता है। तो पर्सनालिटी पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। यह उन विशिष्ट और अस्थायी पैटर्न का अध्ययन है जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग बनाते हैं, जैसे विचार, भावनाएं और व्यवहार। व्यक्तित्व के सिद्धांत जैसे फ्रायड, कार्ल रोजर्स, व्यक्तित्व का आकलन और उनके विकास की जांच की जाती है। बाल अपराध, यह अपसामान्य मनोविज्ञान और आपराधिक मनोविज्ञान के तहत अध्ययन का एक क्षेत्र है। इसमें बच्चों और किशोरों द्वारा किए गए गैर कानूनी व्यवहार के कारण रोकथाम और उसके उपचार का अध्ययन किया जाता है। ये सभी विषय मिलकर सामान्य मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान और नैदानिक या सामाजिक मनोविज्ञान जैसे प्रमुख क्षेत्रों का निर्माण करते हैं, जो मनोविज्ञान की समग्र विषय वस्तु है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु के बारे में अब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो मुख्य रूप से प्राणी, मनुष्य और पशु के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यह समझने की कोशिश करता है कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते हैं। मनोविज्ञान की विषय वस्तु के 3 प्रमुख घटक। पहला है व्यवहार, यानी हमारा बिहेव कैसा है। व्यवहार मनोविज्ञान की सबसे स्पष्ट विषय वस्तु है। इसमें वे सभी क्रियाएं शामिल होती है जो कोई प्राणी करता है, जिन्हें देखा या मापा जा सकता है। व्यवहार 2 प्रकार का होता है, व्यक्त या खुला व्यवहार। ये वे क्रियाएं हैं जिन्हें बाहर से आसानी से देखा जा सकता है, उदाहरण चलना, दौड़ना, बोलना, रोना, किसी वस्तु को पकड़ना या किसी प्रश्न का उत्तर देना। दूसरा है अव्यक्त या आंतरिक व्यवहार। ये वे क्रियाएं हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन इन्हें मनोवैज्ञानिक उपकरणों या आत्मनिरीक्षण के माध्यम से समझा जा सकता है, उदाहरण दिल की धड़कन का बढ़ना, पलक झपकना या किसी विचार पर मन ही मन प्रतिक्रिया देना। दूसरा है मानसिक प्रक्रिया। मानसिक प्रक्रिया प्राणी के आंतरिक अदृश्य अनुभव है। यह व्यवहार के पीछे की संज्ञानात्मक और भावात्मक होती है। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार और मस्तिष्क की गतिविधियों को माप कर किया जाता है। संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं, सोचना, चिंतन, थिंकिंग, समस्याओं का समाधान करना, योजना बनाना और निर्णय लेना। स्मृति, सूचना को संग्रहित करना और आवश्यकता पड़ने पर उसे याद करना। प्रत्यक्षण, इंद्रियों, आंख, कान आदि द्वारा प्राप्त जानकारी को व्यवस्थित और व्याख्यायित करके दुनिया को समझना। अधिगम, अधिगम को सीखना या लर्निंग कहते हैं। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। भावात्मक प्रतिक्रियाएं, भावनाएं, खुशी, डर, गुस्सा, उदासी जैसी व्यक्तिगत अनुभूतियां।
प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, वो मोटिवेशन कहलाता है। प्रेरणा किसे कहते हैं? जब हम कोई काम करने के लिए अंदर से प्रेरित होते हैं तो वो हमारी आंतरिक प्रेरणा है। जब कोई बच्चा मैट्रिक का एग्जाम दे रहा होता है तब उसके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा तू फर्स्ट कर जाएगा ना तो तुमको मोबाइल खरीदेंगे या बाइक खरीदेंगे। तो क्या है? ये उसके लिए मोटिवेशन है। किस तरह का मोटिवेशन है? बाह्य मोटिवेशन। अनुभव, मनोवैज्ञानिक अनुभवों का भी अध्ययन करता है। ये व्यक्ति के अपने आंतरिक और बाहरी जगत के प्रति जागरूकता और व्यक्तिपरक अनुभूतियां है। अनुभव हर व्यक्ति के लिए अनूठे होते हैं। उदाहरण, किसी संगीत को सुनकर आनंद महसूस करना, ध्यान की स्थिति का अनुभव या दर्द महसूस करना। अध्ययन का अंतिम लक्ष्य, मनोविज्ञान का उद्देश्य केवल इन 3 घटकों का अध्ययन करना ही नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक प्रणाली का उपयोग करके इनके पीछे के नियमों और कारणों की खोज करना है। मनोविज्ञान अध्ययन के 4 प्रमुख लक्ष्य होते हैं। पहला है वर्णन, प्राणी के व्यवहार का सटीकता से वर्णन करना। व्याख्या, यह पता लगाना कि व्यवहार क्यों हो रहा है। पूर्व कथन, यह अनुमान लगाना कि भविष्य में व्यवहार कब और कैसा होगा। और नियंत्रण और सुधार, व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना और समस्याओं का समाधान करना। इस प्रकार मनोविज्ञान की विषय वस्तु मानव जीवन के लगभग हर पहलू को समाहित करती है। हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं और हम क्या महसूस करते हैं। यानी मनोविज्ञान का प्रयोग जो है जीवन के हर मोड़ पे आता है। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिस विषय के बारे में सभी को जानना चाहिए, चाहे वो उनकी इंटर में उनका पेपर हो या न हो। जिंदगी अगर जीना है तो हमें मनोविज्ञान को समझना होगा। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद। अगली क्लास में पुनः हम लोग मनोविज्ञान की शाखाएं और उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।